and that is a little disagreement must not lead to a total war. देखिए जो बाइडेन की जो स्पीच थी ना, बहुत ही बैलेंस स्पीच, हमें वैसे नजर आए कि अब आपको लीडरशिप दोबारा नजर आएगी। उन्होंने डायरेक्टली कोई ऐसा वर्ड नहीं बोला जिससे पता लगा कि उन्होंने कोई यूएस टेंशन जो है उसके बारे में डायरेक्टली बात की हो। तो उन्होंने ये कहा कि वो दोबारा से अलायंसेस को रीबिल्ड करेंगे। ट्रांस अटलांटिक से मुराद ये है कि अब उनके ताल्लुकात जो है चाइना के साथ भी जो है वो रिफर्बिश होंगे। जो बाइडेन ने कोई बात ही ऐसी नहीं की जो ग्लोबल इकोनॉमी को इम्पैक्ट करे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ योर होस्ट सहर खान एंड यू वाचिंग बिजनेस न्यूज़ डेली। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो बाइडेन की स्पीच को और उनकी स्पीच में कौन से ऐसे की पॉइंट्स रहे हैं जो ग्लोबल इकोनॉमी को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और साथ ही हम डिस्कस कर लेंगे वर्ल्ड स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को, फॉरेक्स एंड कमोडिटीज़ को। डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इकोनॉमिक एनालिस्ट एहसान इकबाल साहब। वेलकम सर। थैंक यू। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जो बाइडेन की स्पीच के की पॉइंट्स से। तो सर कौन से ऐसे की पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं जो बाइडेन ने अपनी स्पीच में? देखिए जो बाइडेन की जो स्पीच थी ना, बहुत ही बैलेंस स्पीच थी, पूरी दुनिया में उसकी तारीफ हुई है। और जब मैं वो स्पीच सुन रहा था तो उनके अल्फाज इतने मैच्योर थे कि मेरा दिल चाह रहा था कि शायद पाकिस्तान, हम अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई हमारे ऐसे सियासतदान हो जो इतने ठहराव के साथ इतनी जामिया गुफ्तगू कर सकें। आप ये देखिए कि उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान जो उनका सबसे बड़ा एजेंडा हमें नज़र आया, वो हमें जो नज़र आया वो यूनिटी नजर आया। यानी कि जो बिखरी हुई अमेरिकन अवाम है जो कि डिवाइड हो चुकी है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान और ट्रंप ईरा के दौरान, उसको इकट्ठा करते हुए नजर आए। और उन्होंने बताया कि मैं जो प्रेसिडेंट हूँ सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेट्स का या उन तमाम वोटर्स का नहीं हूँ जिन्होंने उनको वोट किया, बल्कि मैं पूरे अमेरिकन का जो हूँ प्रेसिडेंट हूँ। अमेजिंग स्पीच थी। अच्छा, एक एक वर्ड जो उनका था वो इतना कीमती और इतना निखरा हुआ था कि उससे अंदाजा हो रहा था कि इस वक्त जिस तरीके के साथ हम अमेरिका को जानते हैं, यानी एक ग्लोबल इन्फ्लुएंसर के तौर पर, यानी कि वो हर मामले के अंदर अपना जो रोल प्ले करता है, हमें वैसे नजर आए कि अब आपको लीडरशिप दोबारा नजर आएगी। अच्छा, उन्होंने एक पॉइंट डिस्कस किया कि वो सिर्फ उन्हीं के प्रेसिडेंट नहीं है जिन्होंने उन्हें वोट किया है, वो ओवरऑल जो है पूरे अमेरिकन के जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं। तो यूएस सेनेट टेंशन का जो मसला वहाँ चल रहा था उसके हवाले से उन्होंने कुछ कहा। देखिए हम यूएस टेंशन को हम डिस्कस करेंगे। उन्होंने डायरेक्टली कोई ऐसा वर्ड नहीं बोला जिससे पता लगा कि उन्होंने कोई यूएस टेंशन जो है उसके बारे में डायरेक्टली बात की हो। लेकिन उन्होंने एक जुमला ज़रूर बोला और वो जुमला जो है मैं शेयर करना चाहता हूं अपने व्यूअर्स के साथ। वो ये कहते हैं कि वो अपने अलायंसेस को दोबारा रीबिल्ड करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, अलायंसेस की जब हम बात करते हैं तो आप ये गौर कीजिए कि अलायंसेस से क्या मुराद है। अलायंसेस से मुराद यह है कि जिस तरीके के साथ एक ग्लोबल प्लेयर के तौर पर अमेरिका नज़र आता था, जहां पर वो बात करता है कि यूक्रेन में क्यों ऐसी टेंशन चल रही हैं, नॉर्थ अफ्रीका में टेंशन क्यों चल रही हैं, साउथ अमेरिका के अंदर टेंशन क्यों चल रही हैं, चाइना की जो चाइनीज सी है वहाँ पर जो टेंशन चल रही है, ताइवान के इशू में क्या चल रहा है, इंडोनेशिया स्मार्टर के इशू में क्या चल रहा है, ऑस्ट्रेलियन फायर के बारे में बात होती है, न्यूजीलैंड के हवाले से बात होती है, यूरोपियन यूनियन के साथ ताल्लुकात में बात होती है। तो उन्होंने ये कहा कि वो दोबारा से अलायंसेस को रीबिल्ड करेंगे। वजह क्या थी? क्योंकि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन थी उस दौरान हमने देखा कि बहुत से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स थे। मैं सिर्फ एक मिसाल लेता हूं, वो है नेफ्टा। यानी कि नेफ्टा ये वो कॉन्ट्रैक्ट था जिसके अंदर नॉर्थ अफ्रीका का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, वो ख़त्म हो गया। आपको कनाडा के साथ जो कि इंतहाई कॉर्डियल नेबरहुड है, वहाँ से आपके अमेरिका के जो ताल्लुकात है वो ख़राब होते हुए नजर आए। आप ये देखें कि यूरोपियन यूनियन के साथ एक बहुत बड़ा पैक्ट था, वो डिफेंस के हवाले से था, नाटो फोर्सेस के हवाले से, वो ख़त्म होता हुआ नजर आया। आप देखें हेल्थ केयर के हवाले से WHO के अंदर उन्होंने फंडिंग अपनी रोक दी थी। तो वो अपने अलायंसेस को दोबारा बिल्ड करेंगे। ट्रांस अटलांटिक के बारे में उन्होंने क्या कहा? देखिए ट्रांस अटलांटिक के अंदर ना आपके तमाम जो नेशंस आती हैं, देखिए ना मिसाल के तौर पे आपने जिस तरह पहले सवाल में कहा कि चाइना के बारे में क्या कहा, कोई डायरेक्टली उन्होंने वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन उन्होंने अलायंसेस की बात की। ट्रांस अटलांटिक से मुराद यह है कि अब उनके ताल्लुकात जो है चाइना के साथ भी जो है वो रिफर्बिश होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम बिल्कुल ऑपोजिट या रिवर्स हो जाएंगे या रिपेयर हो जाएंगे। उन्होंने ये कहा है कि वी आर गोइंग इनटू द प्रोसेस ऑफ रिपेयरिंग आवर रिलेशनशिप, आवर अलायंसेस विद देयर की स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। मिसाल के तौर पे चाइना की बात होगी
बिल्कुल होगी। मैं यहाँ पर बात करता हूँ उनकी स्पीच के अंदर ऐसा कोई हमें नोट नजर नहीं आया, लेकिन आप गौर करें कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन के एक साहब हैं, उन्होंने एक पॉइंट जो है वो रेज किया जो कि पूरी दुनिया की नजर बना। वो ये है कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने फंडामेंटल स्टेप्स लिए हैं यूएस और चाइना की रिलेशनशिप के दौरान, वो रिवोक नहीं होंगे। हम ये पहले भी कहते रहे हैं कि जो बाइडेन जो हैं वो चाइना के हवाले से उनका जो स्टैंस है उसमें कोई नरमी नजर नहीं आ रही। इसका मतलब क्या है कि जो फेज 1 की जो डील हुई है यूएस और चाइना की वो डिस्कस होगी, उसके बाद फेज 2 स्टार्ट होगा। अब देखना पड़ेगा कि अमिट टू दैट क्या उनके ट्रेड के अंदर इंप्रूवमेंट्स आती हैं। क्या ऐसा होगा कि फेज 1 में अगर टारगेट्स पूरे नहीं हुए ड्यू टू दी कोविड-19 और उसके इम्पैक्ट से ट्रेड के अंदर कमी नजर आई, दो कि आपको सोयाबीन और गंदम की जो इंपोर्ट है चाइना के अंदर ज्यादा होती हुई नजर आई इस साल, लेकिन क्या अमेरिका से आई या उन्होंने किसी और मुल्क से ली वगैरह वगैरह। फिर बात करेंगे यूरोपियन यूनियन के हवाले से। यूरोपियन यूनियन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रेक्सिट का फानी अभी हुआ है, तो अब उन नाटो फोर्सेस जो है उसमें एक बहुत बड़ा की एलाय था अमेरिका, उन्होंने अपनी फंडिंग रोक दी थी। क्या वो वापस आएंगे? क्या जिस तरह यूरोपियन यूनियन के जो एक पार्लियामेंट के मेंबर हैं उन्होंने सीधा कहा है कि अमेरिका को चाहिए कि वो अपनी फंडिंग दोबारा से बहाल करे और नाटो का हिस्सा बने और ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ले। WHO के हवाले से आपको पता है आज बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हुआ। जो बाइडेन का आज पहला दिन था अपने ऑफिस में, और चाइना ने जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के की पर्सोनल की बात कर रहा हूं मैं, उनको बैन कर दिया कि वो चाइना नहीं आ सकते। यानी कि पहले दिन ही जो बाइडेन को जो है यूएस टेंशन का जो है सामना करना पड़ेगा। अच्छा, ये बहुत ही जल्दी हो गया मेरी नजर में चाइना की तरफ से, लेकिन मेरे ख्याल से ये टाइमिंग थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटिंग है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, एक दो दिन ठहरते और देखते कि क्या बातें होती, लेकिन चूंकि जो बाइडेन ने अपनी स्पीच में कुछ कहा ही नहीं ऐसा जिससे पूरी दुनिया को पता लगे कि जो बाइडेन की सोच क्या है। उन्होंने जो अपनी तकरीर की थी उसमें उन्होंने बताया था कि उनकी सोच क्या है, जिसमें चाइना के हवाले से उनका स्टैंड कोई खास नरम नजर आ नहीं रहा था। आप ये देखिए कि यही वजह है कि चाइना ने एकदम फौरन स्टेप ले लिया। मे बी वो पहले ऑलरेडी डिफाइन कर चुके थे इसलिए उन्होंने नहीं बोला। बिल्कुल, डेफिनेटली ये तो इंटेलिजेंस मौजूद होती है ना कि क्या क्या बातें हो सकती हैं वगैरह वगैरह। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड आप देखिए कि चाइना के साउथ अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं वो भी बड़े खराब है। मैं मैक्सिको की बात कर रहा हूँ, कनाडा की बात करूँ, नॉर्थ अमेरिका के अंदर तो उनके साथ खराब है। बिल्कुल ऐसे ताल्लुकात जैसे इंडिया और पाकिस्तान के हैं, तो उन्होंने अपने अलायंसेस को रिपेयर करना है। अब बात करते हैं कोर क्वेश्चन जो हमारे प्रोग्राम का थीम है, क्या ग्लोबल इकोनॉमी के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जुमला कहा जो मैं अपने व्यूअर्स के साथ दोबारा शेयर करता हूं, एंड दैट इज अ लिटिल डिसएग्रीमेंट मस्ट नॉट लीड टू अ टोटल वॉर। दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट सेंटेंस। आप ये देखें, इस वक्त यूएस चाइना टोटल वॉर है। वही मैं यही कहने वाली थी, टोटल वॉर है, एब्सोल्युटली टोटल वॉर है। पाकिस्तान के साथ एक स्टैंड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का हुआ, टोटल वॉर की तरफ गया। आप ये देखें, मैक्सिको के साथ स्टैंड डिसएग्रीमेंट हुआ, टोटल वॉर की तरफ गया। कनाडा के साथ चला गया, यूरोपियन यूनियन के साथ चला गया। यानी कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान आपको फिजिकल जंगें नजर नहीं आई, लेकिन आपको कोल्ड वॉर नजर आई है। आप ये देखिए कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है। जो बाइडेन साहब ने यूएस के बारे में बता दिया, यूरोपियन यूनियन की बात हो गई, डिफरेंट कंट्रीज की बात हो गई, पाकिस्तान के बारे में उनका क्या कहना है? देखिए, पाकिस्तान के हवाले से भी उन्होंने एक लफ्ज नहीं कहा। पाकिस्तान उनका बहुत ही की स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनने के लिए जा रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो फोर्सेस हैं, यूएस ट्रूप तकरीबन 2500 के करीब रह गई हैं और वहां पर अमन बहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से बात नहीं हुई। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के एक एनवॉय हैं, उन्होंने बात की है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात होंगे वो मिलिट्री टू मिलिट्री होंगे। अच्छा, ये स्टेटमेंट बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है। इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी आपको सिर्फ यूएस में नजर आती, पाकिस्तान में नजर नहीं आती। आप ये देखें कि उन्होंने अपनी स्पीच में बात नहीं की, लेकिन उनके जो एनवॉयज हैं वो बातें कर रहे हैं। आपको ट्विटर अकाउंट्स जो है उनके एक्टिव नजर आ रहे हैं, और ऐसा होना नहीं चाहिए था, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन अब चूंकि उनकी तरफ से बात ये आ ही गई है, डेफिनेटली हमारे फॉरेन ऑफिस जो हैं वो भी बात करेंगे और हमें उस बात का इंतजार रहेगा कि मिलिट्री टू मिलिट्री का क्या मतलब है। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, ये तो बातें होती रहती है ना। आप ये देखें कि पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर उसका पॉजिटिव इंपैक्ट इसलिए भी आएगा क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जैसी भी थी उसके पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं थोड़े से बेहतर हुए। यानी कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान हमारे जो ताल्लुकात थे बहुत ख़राब थे, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान काफ़ी बेहतर हुए।
थैंक्स टू दी पाकिस्तानी लीडरशिप जो कि बहुत ही विजनरी है और उसने बेहतरीन तरीके के साथ जो है अपने केसेस को सामने रखा कि पाकिस्तान बराबरी के ताल्लुकात चाहता है और पाकिस्तान यानी कि मास्टर एंड स्लेव वाली रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं चाहता। अच्छा, हमने ये डिस्कस कर लिया उनके की पॉइंट्स, लेकिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भी डिस्कस कर लेते हैं। आज मार्केट पॉजिटिव तो है लेकिन उतनी पॉजिटिव नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। अगर जो बाइडन की स्पीच से इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन तो मार्केट में नज़र नहीं आई, जैसे ट्रंप की स्पीच होती है तो मार्केट फर्दर जो है वो फ्लक्चुएट होती है। 46.922 का जो लेवल था मार्केट ने लगाया था, अब करंटली मार्केट 46.124 100 के लेवल पर है। ऐसा जितनी कोई पॉजिटिव नहीं है, लेकिन पॉजिटिव तो है। क्या उन्हीं का ही इम्पैक्ट है? देखिए, मैं आपसे टोटल डिसएग्री करने जा रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि अभी मार्केट का तो हाफ टाइम हुआ है ना। अभी हम जो प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तकरीबन 1 बज रहा है, तो मार्केट तो अभी चल रही है। आप ये देखें कि 1 बजे तक मार्केट के अंदर तकरीबन 400 पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है, 200 मिलियन शेयर से ज़्यादा ट्रेड हो चुके हैं। आपको तमाम 30 ईयर स्टॉक्स में ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम के तमाम इस वक्त जो सेगमेंट्स में देख रहा हूँ, जो सेक्टर्स हैं, बेहतरीन परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एज कम्पेयर टू कल और परसों आज कोई इतनी खास नहीं है। तो मार्केट के अंदर 3 घंटे 4 घंटे भी पड़े हुए हैं यानी ना। इन्फ्लुएंस देखने को मिल सकता है। एब्सोल्युटली मिलेगा और इन्फ्लुएंस तो नजर आ गया, इन्फ्लुएंस नजर आ चुका है। अब ये देखना होगा कि 1 बजे यानी कि जब हम प्रोग्राम को पब्लिश करेंगे तब क्या सिचुएशन होगी। अभी तक की अगर हम बात करें मार्केट के अंदर इन्फ्लुएंस नजर आ गया। अच्छा, ये इन्फ्लुएंस जो हमें पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में नजर आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में नजर नहीं आ रहा। अगर आप गौर करें, एशिया की जितनी स्टॉक मार्केट्स हैं आज पॉजिटिव हैं। अच्छा, आज के दिन में जो हमारे मार्केट लीडर्स हैं वो कौन से नजर आ रहे हैं? आपने मार्केट लीडर्स की बात की, आज आपको 30 ईयर स्टॉक्स जो है वो दोबारा नजर आ रहे हैं। अच्छा, 30 ईयर स्टॉक्स से मुराद है नॉन कन्वेंशनल स्टॉक्स। नॉन कन्वेंशनल स्टॉक्स इसलिए हम उनको कहते हैं 30 ईयर, इसलिए कहते हैं क्योंकि स्टॉक प्राइस बहुत छोटी होती है ना, कम होती है। मिसाल का 6 रुपए का, 10 रुपए का, तो आपको के इलेक्ट्रिक नजर आ रहा है, हम नेटवर्क नजर आ रहा है, आपको टेलीकॉम सेक्टर नजर आ रहा है, आपको इंजीनियरिंग सेक्टर नजर आ रहा है, लेकिन बाकी बड़े सेक्टर तमाम के तमाम पॉजिटिव है। आप ये देखिए कि मार्केट के अंदर अभी भी 200 मिलियन शेयर का काम हो चुका है। इस वक्त तक तकरीबन 100-125 हो जाए बड़ी बात होती है। अच्छा, मार्केट के अंदर अभी वक्त बाकी है। मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि जिस तरीके के साथ पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया है, इसी तरह आपको एशिया की जो मार्केट है वो भी अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। एशिया सारी पॉजिटिव है लेकिन हैंग सेंग सिर्फ नेगेटिव है आज। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं समझता हूँ इसकी वजह यह है, देखिए 2-3 वजूहात हैं। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है क्योंकि इस पर अभी बात होना बहुत ज़्यादा बाकी है और इंशाल्लाह हम मंडे को बात करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है कि जो यूएस फिनो टेंशन चल रही है और बहुत सी जो कंपनीज डी लिफ्ट हो रही हैं, उसकी वजह से आपको देखें कि हैंडफिंग मुसलसल डिस्टर्ब नजर आ रही है। ऐसा ही है। अभी हम बात करते हैं, एक तो पॉइंट हो गया कि डी लिफ्ट हो रही है, तो वो जो मनी आ रहा है वो सीधा हांगकांग में आ रहा है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि जो मनी आ रहा है वो डॉलर्स में नहीं आ रहा, युआन में आ रहा है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये दुनिया की आंखें खोलने के लिए काफी है। अच्छा, दूसरी बात, जो बाइडेन ने ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में कुछ कहा ही नहीं, वो है। तीसरा, मेनलैंड की तरफ से, यानी कि मैं चाइना की बात कर रहा हूं, वहां के जो स्टॉक्स हैं असल में कंपनीज तो वहीं की है ना, वो यहां पर लिफ्ट हो रही हैं, तो यहां पर उनके परफॉर्मेंस के बारे में जायजा लिया जाएगा, वो कैसी हैं। एक नया प्रोसीजर स्टार्ट होने वाला है। मेरा अपना पर्सनल व्यू है, आज जो हांगकांग के स्टॉक मार्केट हमें नेगेटिव नजर आ रही है, वो पर्टिकुलरली सिर्फ नजर आ रही है कि थोड़ी कंफ्यूजन है कि आगे क्या होगा। लेकिन चाइना बहुत पॉजिटिव नजर आ रहा है। चाइना के हवाले से 2-3 और खबरें आ गई हैं। मिसाल के तौर पे आखिरी क्वार्टर जो 2020 का चाइना कर रहा है, उन्होंने तकरीबन उनके जीडीपी ने 6.5% से ज्यादा ग्रो किया है। और अब देखना ये पड़ेगा कि क्वार्टर फर्स्ट 2021 जो है उसमें ग्रोथ रेट क्या होगा। आईएमएफ के मुताबिक ग्रोथ रेट जो पूरे साल का है तकरीबन 8% होगा, इंप्रूव करने वाला है। एब्सोल्युटली। और कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं तकरीबन 7% होगा। आप ये देखिए कि फिर भी 6% से ज्यादा है ना, ऐसा ही है जो उनका टारगेट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर होने जा रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग। हमने 2-3 बातें अपने प्रोग्राम्स में की थी, मैं उनको रिपीट करता हूं, उसमें 1-2 एडिशंस करता हूं। मिसाल के तौर पे लोकल कंजम्पशन के हवाले से, यानी कि लोकल कंजम्पशन की में ये कहना चाह रहे हैं वो लोग कि रिटेल सेल्स में इजाफा हो। आप ये देखें कि रिटेल सेल्स में ऑलरेडी इजाफा हो चुका है। एक वजह क्या है कि छुट्टियों पर जा रहे हैं, छुट्टियों से पहले बहुत ज्यादा बाइंग होती है, एब्सोल्युटली। तमाम लोग निकले होते हैं और नए न्यू ईयर के हवाले से जितनी भी परचेजिंग हो रही होती है उसका एक तो इम्पैक्ट नजर आता है, रिटेल सेल्स में इजाफा हो गया। दूसरा, आपको क्या कहते हुए नजर आने कि देखिए अगर यूएस फिनो टेंशन एक्सपेंड करती हैं फेज 2 के हवाले से, तो उनकी बात यही हो रही है कि वो एक्सपोर्ट्स पे कम रिलाई करेंगे
और अपनी जो लोकल कंजम्पशन उसको इंप्रूव करेंगे, यानी कि डोमेस्टिक मार्केट को इतना स्ट्रांग करने वाले हैं कि आपके जो नंबर है बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे एक बहुत ही बड़ा स्टैट आया एक चाइनीज एम्बेसडर की तरफ से, जो कि फॉरेन ऑफिस में होते हैं अब उनके, उन्होंने कहा दे स्टार्टेड इन 1952 एंड द टोटल इकोनॉमी साइज ऑफ mere 62 बिलियन युआन। आज इट हैज क्रॉस 100 ट्रिलियन युआन। A huge difference, a great expansion। आप ये देखिए कि अब अगर डोमेस्टिक की तरफ जाएंगे, मेरा अपना पर्सनल व्यू, ये एक्सपेंशन और बढ़ जाएगी। अच्छा, यूएस सिनो टेंशन का फायदा किसको होने वाला है? देखिए, फायदा किसी को नहीं होगा, हम ये अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं। इट्स अ फाइट। जब फाइट होती है नुकसान दोनों तरफ होता है, जीतता जो भी है, लेकिन बात ये होता है नुकसान तो दोनों तरफ हो रहा है ना। मेरा अपना पर्सनल व्यू है, जो पॉलिसीज, जो लीडरशिप, जो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग हमें चाइना की तरफ से नजर आ रही है, आई एम कंसिडरिंग कि चाइना जीत चुका है। मिडिल ईस्ट में आज सारी मार्केट्स हमें नेगेटिव नजर आ रही है, मां सिवाय तदावुल के। तदावुल कल भी स्टार्ट में नेगेटिव था, बाद में पॉजिटिव हो गया था, लेकिन आज पॉजिटिव ही है। अच्छा, अभी देखा जाए तो मिडिल ईस्ट के जो स्टॉक मार्केट्स हैं उनका भी आगाज है, जिस तरह यूरोपियन स्टॉक मार्केट्स में अभी आगाज करना है। तो अभी आगाज है। मेरा ख्याल है कि जब हम प्रोग्राम को पब्लिश कर रहे होंगे तो उस वक्त मार्केट की सिचुएशन बदल सकती है। तदावुल तो पॉजिटिव नजर आ रहा है, मेरा अपना पर्सनल व्यू है, देयर इज नो अदर रीजन कि वो नेगेटिव जाएं। हाँ, ये हो सकता है कि कोर्स ऑफ स्टार्ट आपको नजर आ रहा है। वजह यही है, जो बाइडेन ने कोई बात ही ऐसी नहीं की जो ग्लोबल इकोनॉमी को इम्पैक्ट करे, लेकिन उनके इकदाम देखने होंगे। हो सकता है दैट ही टॉक फ्लेक्स एंड डज मोर। तो ये हो सकता है कि क्या पोजिशनिंग सामने आती है। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। यूरोपियन मार्केट्स जो हैं वो अभी तक आगाज नहीं हुआ उनका, लेकिन कल के दिन में वो पॉजिटिव थी। आज कैसी हो सकती हैं? मेरा ख्याल है आज उनका भी आगाज पॉजिटिव ही होने जा रहा है और हाईली एंटिसिपेटेड है। और इसके साथ साथ अगर हम यूएस फ्यूचर की बात करें, वो भी मेरा अपना पर्सनल व्यू, अभी तक चाइना के अंदर जो यूएस फ्यूचर है वो तो पॉजिटिव ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। आई एम प्रीटी होपफुल कि जब मार्केट स्टार्ट होंगे वो भी पॉजिटिव ही होंगे। कल पॉजिटिव ही क्लोज होंगे। एब्सोल्युटली दे वर। फॉरेक्स को भी साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। जो बाइडेन की स्पीच से पाक रुपए के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। आप ये देखें कि जो बाइडेन की स्पीच के बाद जो डॉलर की पोजीशन है उसमें कोई फर्क नहीं आया। ऐसा ही है। आज अगर हम ओपन मार्केट का रेट देखें तो मेरा ख्याल है कि शायद या तो रुपया मुस्तहकम रहेगा या फिर एप्रिशिएट करता हुआ नजर आ रहा है। डॉलर इंडेक्स मिनिमम सा नेगेटिव ही है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यूएस स्टिमुलस के हवाले से उन्होंने एक ट्वीट किया कि वो बहुत जल्द पैसे रिलीज कर देंगे। अब पैसे कितने, ये नोबडी नोस। तो मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि यूरो ऑफ स्टर्लिंग के अगेंस्ट आपको डॉलर लूज करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि डॉलर वीक हो रहा है। अच्छा, यूएस सेनो टेंशन जो है वो बड़ी तेजी से जो है वो बढ़ती जा रही है, तो क्या हम चाइनीज युआन को भी डिस्कस करने जा रहे हैं अपने फॉरेक्स सेगमेंट में? एब्सोल्युटली, इट इज द नीड ऑफ द टाइम। उसकी वजह यह है कि बहुत जल्द पाकिस्तान चाइनीज युआन में बॉन्ड्स भी इजरा कर रहा है एंड दिस इज एन अमेजिंग स्टेप। पाकिस्तान ने बहुत ही टाइमली डिसीजन लिया है ये। देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी को आप देखें ना, कैसे आप स्टिमुलेट कर सकते हैं। आपने पॉलिसीज दे दी, आपकी इकोनॉमी के अंदर रिवैम्प हो रही है। आप देखें, दूसरा तरीका ये है कि आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो हैं उनके अंदर इन्वेस्ट करें। अभी ऐसे बॉन्ड्स आते हुए नजर नहीं आ रहे, तो पाकिस्तान खुद अपने बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान पहले यूरो बॉन्ड्स कर चुका है। अब पाकिस्तान के पास इतना रूम नहीं है, तो दे हैव फाउंड अनदर एवेन्यू एंड दैट इज युआन। अच्छा, चाइनीज युआन इज इन फैक्ट द करेंसी ऑफ फ्यूचर। तो पाकिस्तान ने बहुत टाइमली स्टेप लिए और देखना होगा कि कितने बिलियन युआन तक ये जाते हैं। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। अच्छा, जो बाइडेन की स्पीच का ही इम्पैक्ट है जो हमें गोल्ड जो है वो आज 1870 के लेवल पर नजर आ रहा है, फर्दर भी ऊपर जाएगा? रियली इंटरेस्टिंग सिचुएशन। डॉलर डाउन है, गोल्ड अप है। जो बाइडेन ने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे गोल्ड पे इम्पैक्ट है। लेकिन देखिए ना, गोल्ड क्यों ऊपर गया? गोल्ड इसलिए गया क्योंकि आपको रिस्क कम होता हुआ नजर आया। देखिए, पॉलिटिकल रिस्क है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है, ये स्टिमुलस से वो आता हुआ नजर आ रहा है, उसकी वजह से डॉलर वीक हो जाएगा, आपको गोल्ड ऊपर जाता हुआ नजर आया। आप ये देखें, आज स्टॉक मार्केट्स पॉजिटिव होते जा रही हैं, गोल्ड दोबारा से नीचे आ रहा है, प्रोग्राम को रिकॉर्ड करते हुए अपने 1870 के लेवल से नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। अमेजिंग, दिस इज अ ग्रेट ट्वाइलाइट। अच्छा, कमोडिटीज पे क्या इम्पैक्ट नजर आया? ऑयल पे क्या इम्पैक्ट नजर आया? हाँ, ऑयल की अगर हम बात करें, ऑयल थोड़ी देर के लिए जो है उसने ऊपर गया था, वेरी बात है, एक पॉजिटिविटी नजर आती है, लेकिन फौरन नीचे आ रहा है। आप देखिए, प्रोग्राम को रिकॉर्ड करते वक्त तकरीबन 50 सेंट्स की कमी आ चुकी है। ये बड़ी तब्दीली है। वो कैसे? कल एक रिपोर्ट आई है, एपीआई का नंबर आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि इन्वेंट्री के अंदर ड्रॉ एक्सपेक्ट किया जा रहा था तकरीबन 1.5 मिलियन बैरल का, 1.6 मिलियन बैरल का, लेकिन हुआ क्या? बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। तकरीबन 2 मिलियन बैरल से ज्यादा जो है ना इन्वेंट्रीज बिल्ड हो गई हैं।
हम वही बात करते आ रहे हैं कि शेल की प्रोडक्शन में इजाफा हो गया, आपकी इन्वेंट्रीज बिल्ड हो रही हैं, तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व में बिल्डअप की वजह से आपको WTI की प्राइस कम होती हुई नजर है, जिसने इंपैक्ट किया ब्रेंट की प्राइस को, दोनों प्राइसेस नीचे आती हुई नजर आ रही हैं। व्यूअर्स, आज की डिस्कशन से मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसा जो बाइडन ने अपनी स्पीच में कोई ऐसी बात नहीं की है जिससे डायरेक्टली ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट हो, लेकिन उनकी इस डिस्कशन से पॉलिटिकल रिस्क जो है उसमें कमी होती हुई नजर आई है, और होपफुली कि US सीनेट जो टेंशन चल रही है उसमें भी जल्द से जल्द कमी वाक़या हो जाएगी। और यही वजह है कि पॉलिटिकल रिस्क में जो कमी वाक़या हुई है, यही वजह है कि फॉरेक्स हमें जो है वो अच्छा ट्रेड करता हुआ नजर आया, हमें ग्लोबल जो है स्टॉक मार्केट्स अच्छी ट्रेड करती हुई नजर आई हैं। इसके अलावा कमोडिटीज़ भी हमें अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। वी आर प्रीटी होपफुल अबाउट द स्टॉक एक्सचेंज और अदर कमोडिटीज़ वगैरह। वर्ल्ड स्टॉक मार्केट और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो कंडीशन चल रही है हम उसको मॉनिटर भी करेंगे, ट्रैक भी करेंगे और साथ ही आपको इन्फॉर्म भी करेंगे। और बिजनेस न्यूज़ डेली और टैलेंट न्यूज़ की टीम की तरफ से हम जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं, और अपनी मेज़बान साहिर खान को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग बिजनेस न्यूज़ डेली विद एहसान इकबाल।